एसार्टेड सेंटेंस को देखते हैं। पहले इसके रूल्स बताए जाएंगे, इसके बाद आपको एक्सरसाइज भी आपको इसको मिलवाया जाएगा। यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में, बुक में आप लोग ध्यान से समझिए, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के वाक्य हों तो वाक्य के अनुसार ही इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों का प्रयोग करना चाहिए। पहले वाक्यों के प्रत्येक भाग का अलग अलग इनडायरेक्ट बनाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के वाक्य के पहले उसके अनुकूल, मतलब उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, और अंत में सब वाक्यों को एक साथ मिलाकर लिखना चाहिए। तो इस तरह से मिलाकर भी लिख सकते हो। दो वाक्य हैं उसको, इसका नियम यह भी है कि आप विद्या प्रकाशन की किताब देखेंगे, जो दिया गया है उसमें इसके अलग अलग रूल बताए गए हैं। उसमें क्या दिया गया सुन लीजिए कि दो प्रकार के वाक्य अगर एक जैसे हैं, यानी कि दोनों असर्टिव हों या दोनों इंट्रोगेटिव हों, तो हम उसको केवल एंड लगा के जोड़ देते हैं, ठीक। और दूसरा रूल बताया गया है कि दो प्रकार के वाक्य अगर एक जैसे ना हो, यानी कि पहला मान लीजिए असर्टिव है तो दूसरा इंट्रोगेटिव है, या इम्परेटिव है, कोई भी हो, तो उसमें हम एंड तो लगाएंगे ही, लेकिन दूसरे वाक्य को देखकर रिपोर्टिंग वर्ब लगा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड जैसा भी अर्थ रहेगा, उसके बाद उसी के अनुसार कंजक्शन लगा देंगे। मांग रहा है टू लगा देंगे, नहीं दैट, इफ, या इधर जो भी लगा देंगे। ये रूल है। दो वाक्य से ज़्यादा लेकिन आप मत जोड़िए। जैसे 3 वाक्य 4 वाक्य दिए हैं तो 2 वाक्य तक आप तो जोड़ सकते हो, तीसरे वाक्य को आप क्या करिए, नए वाक्य से शुरू कर दीजिए। हाँ, नया वाक्य बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब्जेक्ट और वर्ब जो शुरू में है वही सब्जेक्ट वर्ब आप वहाँ भी लिख दीजिए, ठीक। मतलब नाउन है तो नाउन को लिख दीजिए, उनके लिए प्रोनाउन भी लगा सकते हो, इतना छूट है। दो लोगों का नाम है, एक लोगों का लिख दीजिए, एक लोगों का प्रोनाउन। इस तरह से अर्थ के हिसाब से आपको करना है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 वाक्य को जोड़िए उसके बाद नया वाक्य बनाइए। अगर पहला ही वाक्य आपका बड़ा है तो पहले वाक्य के बाद भी आप नया वाक्य बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हो, ठीक। तो ये कुछ इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे किताब में आपको जो हल किया गया, मैं इस एक्सरसाइज को समझा दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, अब देखिए 2013 में पूछी भी गई, भले किताब में दिया गया हल, इसलिए आप इसको समझ लीजिए किस तरह से वो हल किया। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, यानी समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको अपने आप समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, डायरेक्ट पहले देख लीजिए, अर्थ सहित बता रहे हैं, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच है, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड, अध्यापक स्टूडेंट के साथ क्रोधित हो गए और कहे। देखिए एक बात ये भी बता रही, यही एक्सरसाइज जो दिया यहाँ ना, एक्सरसाइज नंबर 10 में तीसरा वाक्य यही हल करने के लिए भी दिया गया है, ठीक ना। तो इसलिए आप यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ इसी के आधार पे एकदम है, हल्का फुल्का चेंज है, आप उसको कर सकते हो। देखो कह रहे हैं कि अध्यापक जो है विद्यार्थी के साथ क्रोधित हो गए और कहे, क्या कहे, वाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, तुम दोबारा इस ढंग से क्लास को क्यों डिस्टर्ब किए हो, मतलब बाधा पहुंचाया क्लास में। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग, कि जब मैं स्पीकिंग माने बोल रहा हूँ, यू शुड बी साइलेंट, तब तुम्हें साइलेंट हो जाना चाहिए। लीव द रूम, कमरा छोड़ो, एंड डू नॉट रिटर्न टुडे, और आज वापस मत लौटना। तो इसमें देखिए क्या क्या वाक्य हैं, पहले समझ लीजिए ताकि आपको इनडायरेक्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पहला वाक्य इसमें व्हाई हैव यू वाला प्रश्नवाचक है, तो आप इसको आराम से आज के डिस्से बना दोगे जैसे हमेशा बनाते हो। दूसरा वाक्य आई हैव वाला आपका असर्टिव है, तो असर्टिव है तो उसको 3 शब्द से जोड़ोगे, पहला एंड रहेगा, दूसरा असर्टिव के मतलब अनुसार आपका टोल्ड या सेड लगा सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट लिखोगे टोल्ड, नहीं तो सेड, तीसरा कंजक्शन दैट लगेगा। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद अगर नहीं जोड़ोगे तो आप थोड़ा बड़ा वाक्य शुरुआत में सब्जेक्ट और वर्ब दोबारा लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है जोड़ना, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब शुरुआत से लिख लीजिए, टीचर और स्टूडेंट की बात है, उनके लिए ही भी लगा सकते हो, हिम भी लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद जो है अगला वाक्य इसमें लीव द रूम है, तो ये असर्टिव से अलग है। अगर आप यहाँ जोड़े तो वहाँ नया वाक्य बना दीजिए, या यहाँ नया वाक्य बनाए तो वहाँ भी एंड से आप जोड़ सकते हो, आप स्वतंत्र हो। तो वहाँ आप क्या करोगे कि एंड पहला शब्द रहेगा, दूसरा लीव द रूम, कमरा छोड़ो और वापस मत आना, मतलब आदेश है तो ऑर्डर लगा देंगे, और टू लगा देंगे कंजक्शन ऑर्डर के साथ, ठीक। क्योंकि टू ही लगता है, जब लेट वाले वाक्य में आदेश रहता तब दैट लगता है, ठीक। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, आप अपने हिसाब से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव दिया तो जैसा बनाया उसी में से आपको अर्थ के अनुसार आपको सही रहेगा सेलेक्ट करना है।
तो ऑब्जेक्टिव भी आपको आगे बता दिया जाएगा और जो पीछे बताए भी गए। अब देखिए इसमें नोट दिया गया है, नोट में दिया उदाहरण में पहला वाक्य इंट्रोगेटिव, दूसरा असर्टिव, तीसरा इम्परेटिव है। ये आपकी जानकारी के लिए दिया। अब इसका उत्तर जो हल किया गया उसको हम समझ लेते हैं किस हिसाब से वो हल करके बनाया है। देखिए, द टीचर बीकेम एंग्री विथ द स्टूडेंट, ये तो सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया जाए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है, तो बीकेम का बीकेम ही रहेगा। विद द स्टूडेंट एंड सेड, अब यहाँ सेड की जगह आस्क्ड कर दिया गया क्योंकि ये वाई से शुरू है। उसके बाद देखिए आस्क के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हिम लिख दिया गया है, जबकि यहाँ प्रश्न में नहीं है। क्यों लिख दिया गया है? कारण ये है कि वाई हैव यू, यू आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो अब यू को ऑब्जेक्ट अनुसार ही बदलना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे तो भी आपको वहाँ लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन हमेशा मानते हैं, लेकिन आप फर्स्ट भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं थर्ड पर्सन मानो। या तो आप हमेशा थर्ड मान सकते हो, या तो जिसकी कमी हो उसको मानो, यानी कि यू रहेगा उधर। आप सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड मान लो, अगर थर्ड है तो फर्स्ट भी मान सकते हो। गणित के रूल के अनुसार जिसकी कमी है वही हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ ही है तो मी भी मान सकते हो, आई है तो हिम भी मानोगे, तब मी नहीं मानोगे। या तो कमी के अनुसार मानो जिस पर्सन की, या तो हमेशा थर्ड मानो, सही दोनों रहता। देखिए, तो यहाँ मान लिए हिम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। वाई, हाँ आस्क्ड हिम वाई, अब यू का हिम के अनुसार ही कर दिए, हैव का हैड कर दिए। अगेन डिस्टर्ब द क्लास, इन दिस का इन दैट कर दिए, वे कर दिए। वाक्य थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच भी लंबी थी, इसलिए यहाँ नए वाक्य यहीं से बना दिए हैं, ठीक है। तो नए वाक्य यहाँ बना दिए हैं। अब फिर आगे ये क्या है कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। तो कहने मतलब उसको कुछ रिमाइंड करा है, ध्यान दिला रहे हैं। रिमाइंड माने याद दिलाना। तो यहाँ इसलिए ही रिमाइंडेड हिम दैट कर दिए। अब वैसे तो यहाँ टोल्ड भी लगा देते तो गलत कोई नहीं काटता क्योंकि बता रहे हैं उसको, लेकिन होता क्या है कि इनडायरेक्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो अर्थ वही रहना चाहिए, ठीक है, सेंस वही रहना चाहिए, शब्द बदल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब को आप कुछ भी लिख सकते हो, टोल्ड भी लिख सकते हो, रिमाइंड लिख सकते हो, वार्नड लिख सकते हो, चेतावनी दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो। इसलिए यहाँ रिमाइंडेड कर दी, ही रिमाइंडेड हिम। परीक्षा में आप इतना नहीं कर पा रहे तो टोल्ड हिम भी कर दोगे चलेगा, ठीक। ही रिमाइंडेड हिम दैट, उन्होंने उसे याद दिलाया, मतलब ही मतलब टीचर ने उसे याद दिलाया, क्योंकि एक बार टीचर स्टूडेंट लिखा गया तो आप प्रोनाउन यूज़ कर दिएगा उनके लिए, ठीक, मतलब टीचर, हिम माने स्टूडेंट। वह उन्हें उसे याद दिलाया दैट मीन्स की ही हैड टोल्ड हिम बिफोर दैट, कि वह उन्हें उसे पहले ही बता चुके हैं। आई हैव टोल्ड यू का ही हैड टोल्ड हिम हो गया, बिफोर दैट दिस का दैट हो गया। हाँ, दैट यहाँ है भी तो वही से रहेगा। अब व्हेन का व्हेन ही रहेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करके बना दिए हैं। अब यहाँ व्हेन आई एम स्पीकिंग का व्हेन ही वाज स्पीकिंग होगा। तो ये तो लिखा ही गया है व्हेन ही वाज स्पीकिंग, ही के बाद कोष्टक में टीचर भी लिख दिए हैं। जहाँ दो ही आ जाए तो कन्फ्यूजन हो कि कौन किसके लिए आएगा, तो कोष्टक में नाउन लिख देना अच्छा माना जाता है, इसलिए लिख दिए हैं। तो हिन ही वाज स्पीकिंग देखिए इधर लिखे हैं। और उसके बाद यू शुड बी साइलेंट, तो यू शुड बी साइलेंट का यू को बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, स्टूडेंट कोष्टक में लिख दिए हैं क्योंकि दो ही आया है। शुड बी साइलेंट, एक बात ये भी जान लीजिए दैट के बाद व्हेन आई एम स्पीकिंग को थोड़ा बाद में लिख दिए हैं, यू शुड बी साइलेंट को पहले लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए उसका भी कारण जान लीजिए। आप इसको बाद में लिखोगे गलत नहीं होगा। बात यह है कि जैसे व्हेन वाला पोर्शन पहले लिखेंगे तो कामा लगेगा, ठीक है, यू के पहले कामा लगेगा। अगर उस कामा को हटाना चाहो तो वो पहले लिख दो, कामा हट जाएगा, क्योंकि व्हेन बीच में भी आ जाता है, समझ गए कि नहीं। तो कुछ ग्रामेरियन हैं, व्याकरणाचार्य हैं, उनका मानना है कि हम इस कामा को भी अगर हटा ले जाएं तो और अच्छी इंग्लिश हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। और एक बात ये भी मानते हो दैट कंजक्शन लगा ही है, व्हेन कंजक्शन भी दो कंजक्शन लगा देंगे, थोड़ा अच्छी इंग्लिश मानी कम जाती है, तो इस कंजक्शन को बाद में कर दें। डबल कंजक्शन भी नहीं साथ में होगा, एक कामा भी हट जाएगा और अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन है व्हेन को बीच में कर सकते हैं तो उसको हम इधर से उधर कर दिए इनडायरेक्ट में, क्योंकि इनडायरेक्ट तो हमारे अनुसार अपने हिसाब से हम लिखेंगे या कहेंगे, चाहे बीच में करके लिखे चाहे शुरू में, इसलिए यहाँ चेंज कर दिए गए हैं। बात समझ में आ गया। नहीं भी करेंगे चेंज तो आपका गलत नहीं काटा जाएगा, जानते रहिए कैसे बनाया, ठीक, अच्छी इंग्लिश के नाते कर दिए। तो मतलब इसलिए कहें दैट ही शुड बी साइलेंट व्हेन द टीचर वाज व्हेन ही वाज स्पीकिंग, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर आप सब कि दैट कामा करके व्हेन ही वाज स्पीकिंग ही शुड बी साइलेंट, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक, गलत नहीं होगा। लेकिन कामा को और व्हेन को बीच में करने के लिए दो कंजक्शन की
मतलब नियरनेस ना हो, नज़दीकी ना हो, इसलिए ऐसा किया। सही दोनों है। अब ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ ये भी वाक्य बड़ा ही हो गया क्योंकि दैट और व्हेन से पहले ही जोड़ा गया, तो इसलिए यहाँ भी एंड लगा के हम तीसरे वाक्य को जोड़े नहीं। ठीक, जोड़ा नहीं गया। ठीक, नया वाक्य यहाँ हमेशा आप बना सकते हो फ्री हो, वो तो मतलब कि जोड़ कर आप कह सकते हो, एक रूल बता दिए गए आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसा अन्य किताबों में आपको मिलता है, आप सीरीज वगैरह में क्वेश्चन हल किया हुआ देखेंगे, विद्या क्वेश्चन देखेंगे, तो इस नियम से जो मैं बताऊँगा आपको मिलता है, इसलिए बता दिया गया। ठीक, क्योंकि ज़्यादा बड़े वाक्य नहीं है तो इस तरह से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब एक्सरसाइज बताएंगे तो उसमें भी हम आपको जोड़ के बताएंगे। ठीक, तो ये बड़े वाक्य हैं तो जोड़ा नहीं गया। फिर यहाँ आप नया वाक्य किस किताब में आपको बता दिया गया है, क्या बताया गया देखिए, ही देयर फोर, इसमें कहें लीव द रूम, कमरा छोड़ो, तो इसमें आदेश दे रहे हैं। तो अब इसमें अर्थ के हिसाब से आप थोड़ा अधूरे वाक्य रहते हैं तो हम अपने हिसाब से उसको पूरा करके बता दें। वो कह रहे हैं लीव द रूम, तो हम दूसरे से यही कहेंगे वह उसे कमरा छोड़ने का आदेश दिए, यही कहेंगे ना। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब फिर लिखें, आप वर्ब ऑब्जेक्ट फिर लिखेंगे, तो ही आर्डर्ड हिम लिखेंगे हम, ही आर्डर्ड हिम, ही सब्जेक्ट, आर्डर्ड अपने मन से लिखेंगे, हिम ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ, यहाँ देखिए देयर फोर भी लगा दिए हैं। देयर फोर माने इसीलिए होता है, ही देयर फोर आर्डर्ड हिम, वह इसीलिए उसे आदेश दिए। देयर फोर क्यों लगता, कोई परिणाम बताना होगा तो लगता है, मतलब पहले से ही उसको वह दोबारा ध्यान भी दिला दिए, तब भी वो गलती किया था, इसीलिए वह उसे क्या कर दिए, आदेश दे दिए। तो इसीलिए का अंग्रेजी देयर फोर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो लास्ट में लिखते हो आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं सफरिंग फ्रॉम फीवर हूँ, मैं आ नहीं सकता स्कूल, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना। तो इसीलिए यहाँ भी इसीलिए का अंग्रेजी बात पर जोर देने के लिए देयर फोर लग जाता है। और एक ग्रामर का रूल है, देयर फोर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, बात पर जोर देने के लिए। ठीक ना, समझ गए नहीं, एडवर्ब का काम करता है, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू, कंजक्शन का काम नहीं करता है। जब कंजक्शन का काम करेगा तब सब्जेक्ट से पहले लगेगा। ठीक ना, तो यह इसलिए यहाँ कह दिया गया ही देयर फोर आर्डर्ड हिम, वह इसीलिए उसे क्या कर दिए, आदेश दे दिए उसे, टू लीव द रूम, कमरा छोड़ने के लिए। एक बात ये भी ध्यान देने की, अगर बाई चांस आप परीक्षा में देयर फोर नहीं लिखोगे तब भी आपको कोई गलत नहीं काटेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर है। मतलब थोड़ा वाक्य में, मतलब कहने में थोड़ा अच्छा लगे, वाक्य की सुंदरता बढ़े, इसलिए कुछ वर्ड हैं जिनका यूज हम कर, देयर फोर हैं, जैसे ज़्यादा हैं तो अगेन का प्रयोग हम कर देते हैं, वह दोबारा बताएं तो दोबारा अगेन, फिर बताएं तब कहते हैं देन लगा दें, पहली बार देन लगते हैं, फिर वही देन बाद में फिर करके लिखते हैं तो अगेन कर देते हैं इसके बाद। और उसके बाद आइडेड कह देते हैं, आइडेड माने बात को जोड़ कर बोला, फर्दर सेड कह देते हैं और आगे बोला, एट दिस कह देते हैं, एट दिस माने इस पर उसने कहा, आफ्टर दिस इसके बाद वह कहा। ये सभी कुछ वर्ड हैं जिनका हम अर्थ के अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो गलत आपका नहीं माना जाएगा। ये इंग्लिश की सुंदरता, वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि मतलब बताने का एक तरीका है, इस तरह से बात आगे बढ़ रही है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ही देयर फोर आर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड डू नॉट का देखिए नॉट टू हो जाता है ना, तो इसमें नॉट है, एंड डू नॉट रिटर्न टुडे, ये जो आगे दिया गया है, एंड नॉट रिटर्न अगेन दैट डे कर दिए। अब यहाँ नॉट के साथ टू भी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसके पहले टू लगाया ना, आर्डर्ड हिम टू लीव द रूम, उसे कमरा छोड़ने का आदेश दिया, एंड नॉट रिटर्न अगेन दैट डे, और उस दिन ना वापस आने का आदेश दिए। नॉट रिटर्न कर दिए, नॉट के साथ टू भी नहीं लगाए, क्योंकि इधर इन्फिनिटिव लिखा गया, वहाँ टू नहीं लगाए तब भी चल जाएगा, फिलहाल आप यहाँ लगाना चाहो तो टू लगा भी सकते हैं, एंड नॉट टू रिटर्न अगेन दैट डे कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डू नॉट को नॉट तुम बदलते हैं, इसलिए आप यहाँ नॉट के साथ टू लगा भी सकते हैं। जो नहीं लगाए उसका कार्ड ये है कि पीछे टू लगा है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव तो उसी हिसाब से यहाँ नॉट लगा दिया, तो यहाँ टू नहीं लगाए, अंडरस्टूड कर दिए, लेकिन आप लगा सकते हो, एंड नॉट टू रिटर्न अगेन दैट डे बेटर माना जाएगा। क्लियर, ये पहला आपका वाक्य एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए कैसे बनाया। अब चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, छोटा सा ही वाक्य है, दूसरा कैसे बनाया उसको देख लेते हैं। दूसरा में जोड़ कर ही बनाया गया है, जो रूल बताया, क्योंकि छोटा छोटा वाक्य है इसलिए जोड़ दिया गया है, बड़ा रहता तो ना जोड़ के हम नया वाक्य बना देते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है, अर्थ सहित देखते हैं। द टीचर सेड टू हर, अध्यापक ने उससे कहा, व्हाई आर यू अगेन लेट टूडे, तुम आज दोबारा देर से क्यों हो, मतलब लड़के विद्यार्थी से ही पूछ रहे हैं, आज दोबारा, हर है लड़की का कोई छात्रा है, उससे पूछ रहे आज दोबारा क्यों लेट हो। आई हैव टाट द लेसन, मैं पाठ को पढ़ा चुका हूँ, सिट साइलेंटली, शांतिपूर्वक बैठ जाओ, मैं पाठ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है आ ही गए हो तो शांति से बैठ जाओ। तो देखिए इसमें भी तीन वाक्य हैं,
तो इसको बनाया कैसे गया उसको ध्यान से देखिए। तो द टीचर पहला है व्हाई आर यू अगेन लेट टुडे इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए द टीचर के बाद आस्क्ड कर दिया, आस्क्ड हर, सेड टू आस्क्ड हर, व्हाई फिर यू को हर के अनुसार सी, आर का वाज कर दिया गया, सी के साथ वाज ही लगता है इसलिए वाज कर दिया गया पास्ट में, क्योंकि आर को वाज या वर में बदलेंगे तो वाज हो जाएगा। सी वाज अगेन लेट, टुडे का दैट डे कर दिए हैं। उसके बाद देखिए अगला वाक्य सर टू है तो 3 शब्दों से जोड़ दिए हैं, क्योंकि छोटा ही है तो नया नहीं बनाएंगे, जोड़ दिए। एंड टोल्ड हर, ठीक है, एंड टोल्ड हर, 3 शब्दों से जोड़ते हैं, बताएं। आप नहीं जोड़ोगे नया भी बना दोगे तो गलत नहीं होगा, ये आपके ऊपर है, कहने में आपको कैसे अच्छा लग रहा है। जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, तरीका दोनों है, बता दिए गए। छोटे हैं तो हम अक्सर जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं जोड़ोगे गलत नहीं होगा। 3 शब्दों से जोड़ना चाहिए, पहला शब्द एंड हमेशा रहेगा, दूसरा और रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन अगले वाक्य के अनुसार रखें। अगला वाक्य सर टू है, ऑब्जेक्ट पता ही है इसलिए टोल्ड हर कर दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना लिखना होता तो सेड दैट कर देते, एंड टोल्ड हर दैट कर दिए, दैट कंजक्शन। उसके बाद आई का जो है टीचर के अनुसार ही हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, हैव का हैड हो गया, टाट का टाट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म द लेसन। अब 2 वाक्य जोड़ दिए ना, तो तीसरा वाक्य जोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, भद्दी इंग्लिश मानी जाती है, बार बार जोड़ कर ही कहोगे अच्छा नहीं लगेगा, तीसरा वाक्य नया बना देते हैं। तो नया वाक्य बनाना, यहाँ केवल सिट साइलेंटली है तीसरा वाक्य, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। तो शांतिपूर्वक बैठ जाओ, अगर अध्यापक किसी छात्रा से कह रहे हैं कि लेट आई हो, मतलब तब वो कह रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ जाओ, तो आदेश ही दे रहे हैं ना, तो ही ऑर्डर्ड हर नॉट हर टू सिट साइलेंटली कर देंगे। अब नया वाक्य बनाओगे तो सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, तो ही लिख दिए सब्जेक्ट, टीचर के कोई एक बार लिख चुके हो, ही लिख दो उनके लिए, प्रोनाउन क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन लिखते हैं दूसरी बार, ऑर्डर्ड आदेश के लिए लिख दिए, हर ऑब्जेक्ट पता लिख दिए, उसके बाद कंजक्शन टू लगा देंगे, टू सिट साइलेंटली। तो इस तरह से ये वाक्य भी आपका कन्फर्म हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आज एक्सरसाइज नंबर 10 कर लेना, कल आपको मिलवा दिया जाएगा। देखिए इसके बाद नोट भी बताया गया कुछ, इसको भी हम बता ही दे रहे हैं, एक बार फिलहाल बताए थे फिर से बता दे रहे हैं। नोट में ये बताया कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट, ग्रेट गार्ड, बाई गार्ड, फॉर गार्ड सेक, ये कुछ शब्द हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड, आदि कस्में आती हैं, मतलब ये शब्द कह के कोई कसम खाता है, ठीक है। यह स्पष्ट करते हैं ओथ में क्या भाव, ओथ माने कसम या सौगंध, इस तरह लिखते हैं जैसे कर्स इट को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदल देते हैं। हाँ, एन ओथ ना करना चाहो एक्सक्लेम्ड विथ सारो भी करते हैं, क्योंकि ये भी सारो दुख भी इसमें प्रकट होता है, क्योंकि आप इसको आप एक ग्रामर की बुक में बता दे रहा हूँ, डिसेंट जनरल इंग्लिश कक्षा 12 की है, उसमें ये बताया गया यही वाक्य सेम टू सेम कर्स इट वाला एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, तो इसलिए सारो या ओथ दोनों कर सकते हो, ठीक। वह कसम खाकर कहा या वह दुख के साथ कहा, इसका अर्थ होता है, कहीं भी कर्स इट आ जाएगा, ठीक। रिग्रेट, तो रिग्रेट तो नहीं करते हैं, रिग्रेट हम तब करते हैं गुड हेवेंस के साथ करते हैं, रिग्रेट या सरप्राइज में बदलते हैं। ग्रीफ, हाँ ग्रीफ बिल्कुल कर सकते हो, सारो ग्रीफ तो एक ही है, सारो माने दुख, ग्रीफ माने दुख, ग्रीफ कर सकते हो। आगे अब देखिए कर सीट को एक्सक्लेम विथ एन ओथ या सारो या ग्रीफ कर सकते हो बिल्कुल। ग्रेट गार्ड के लिए फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर कहोगे, कहीं भी ग्रेट गार्ड आ जाएगा उसको हटाने के लिए फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, ठीक है, आश्चर्य के साथ घृणा के से भरे हुए, इसका अर्थ होता है। बाई गार्ड के लिए स्वर बाई गार्ड कहते हैं, बाई गार्ड मतलब बाई गार्ड मतलब तो भगवान कसम के लिए कहते हैं, भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो उसकी अंग्रेजी बाई गार्ड होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं स्वर बाई गार्ड, SWORE। स्वर कहाँ से आया, स्वीयर से आया, SWERE, स्वीयर माने कसम खाना, तो स्वर बाई गार्ड माने भगवान कसम खाकर कहा, इसका अर्थ हो जाता है। तो यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं, इसको आप समझ लीजिए। ग्रेट गार्ड आई वुड रादर बी ए पैगन दैन सच अ क्रिश्चियन, ठीक है, तो मतलब इसका अर्थ होगा कि ग्रेट गॉड आई वुड रादर, भगवान कसम या महान ईश्वर, ठीक है, मैं वास्तव में पैगन माने होता प्रकृति पूजक, जो प्रकृति के पुजारी होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये प्रकृति पूजक हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर हैं ये लोग, ठीक है। कह रहे हैं कि मैं वास्तव में प्रकृति पूजक होना चाहता हूँ, दैन सच अ क्रिश्चियन, इस प्रकार से ईसाई होने की अपेक्षा। क्राइड वर्ड्सवर्थ ने क्राइड माने चिल्ला कर कहे। अब यहाँ देखिए बनाया कैसे गया है, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर, ये कर्स ये ग्रेट गार्ड के लिए आया है जो बताया गया। वर्ड्सवर्थ लैमेंटेड दैट, वर्ड्सवर्थ ने लैमेंटेड माने बिलाप करना, बिलाप करके कहे, तो सेड एक्सक्लेम भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ लैमेंटेड कर दिया, और अच्छी इंग्लिश का इनको वर्ड मिल गया, लैमेंटेड दैट, क्योंकि इसमें लैमेंट कर रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, तो ये मतलब कवि हैं वर्ड्सवर्थ,
वो मतलब ईसाइयों से, ईसाई धर्म के हैं, तो अंग्रेज लोग ईसाई होते हैं, तो वो लोग जो है प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए वो उनसे नफरत करके कहें कि हम तो प्रकृति पूजक ही होना चाहेंगे। ठीक, तो लैमेंटेड दैट आई का ही हो जाएगा, वुड रादर बी ए पैगन देन सच अ क्रिश्चियन, सब कुछ वैसे लिखते चले गए। लास्ट वाक्य भी देख लेना है। सी सेड, उसने कहा, बाय गॉड माने भगवान कसम, आई नेवर एब्यूज्ड हिम, मैंने उसे कभी गाली नहीं दिया। तो इसका इनडायरेक्ट होगा सी स्वोर बाय गॉड, वह भगवान कसम खाकर कही, दैट मीन्स की सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम, कि वह उसे कभी गाली नहीं दी थी। तो इस तरह से आपका ये स्टार्टेड सेंटेंस भी हो गया। आगे आपको डायलॉग भी हम समझा देंगे।